सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 की पहली इकाई का पाठ 6 और प्रेमचंद जी चले गए पढ़ेंगे। यह पाठ डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर शहर में 1905 को हुआ और इनकी मृत्यु 1990 में हुई। रामकुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, एकांकीकार हैं, नाटककार हैं, लेखक हैं और आलोचक भी हैं। इन्होंने जो भी साहित्य रचना की है वह इतिहास से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित और समाज पर आधारित है। कुल मिलाकर 150 से भी ज़्यादा एकांकियाँ इन्होंने इन विषयों पर लिखी हैं। इन्हें समीक्षक के रूप में भी जाना जाता है और इतिहास लेखक के रूप में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इनकी प्रमुख कृतियों में काव्य संग्रह है चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर और एकांकी है 4 ऐतिहासिक एकांकी रेशमिताई, शिवाजी। इनके द्वारा की गई आलोचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना। इनके द्वारा लिखा गया नाटक है एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या। यह जो गद्य यहाँ पर दिया गया है यह एक संस्मरण है। मुंशी प्रेमचंद जी जो कि उपन्यास सम्राट के नाम से पहचाने जाते हैं, जिन्हें हिंदी की आत्मा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी और हिंदी साहित्य एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम उन्हें अलग करने की सोच भी नहीं सकते। हिंदी में उपन्यास लिखने की शुरुआत और हिंदी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही अच्छा लेखक तो माना ही जाता है, परंतु उपन्यास सम्राट की उपाधि भी इन्हें दी गई है। यहाँ पर रामकुमार वर्मा जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारा है। उनके संबंध में याद बताते हुए बताया है कि वे इतने बड़े लेखक होने के बावजूद कितने सरल, सादगी भरे और भोलेपन से व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे। और प्रेमचंद जी चले गए। एक याद यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमचंद जी के बारे में बताई है कि जब वे प्रेमचंद जी से मिले तो किस प्रकार उनके साथ समय बिताया और किस प्रकार उनसे विदाई ली, यही इस पाठ में लेखक ने बताया है। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने ज़ोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टाहस से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। अब बचपन से ही किसी न किसी जगह का आकर्षण हमें अवश्य होता है। हर किसी की एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही लेखक का भी था। उन्हें रेलवे स्टेशन पसंद था, क्योंकि ये जो समय था उस समय मनोरंजन की जगह नहीं बनी हुई थी। आज जैसे सिनेमा हॉल है, मॉल्स है और भी पर्यटन के स्थल है जहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ जाना हमें पसंद होता, परंतु वह समय ऐसा नहीं था।
उस समय घूमने फिरने मनोरंजन की जगहों की कमी थी, इसलिए कुछ साधारण सी जगह ही लोगों की आकर्षक जगह बन जाती थी। यहाँ पर आकर्षक करने वाला स्थान यानी रेलवे स्टेशन लेखक के लिए था। बात 1935 की उन्होंने बताई है कि शाम के समय वह टहलने यानी घूमने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चले गए। तभी लेखक ने देखा कि एक तीसरे दर्जे से मतलब थर्ड क्लास के डिब्बे से एक सज्जन इंसान उतर रहे हैं जो कि थोड़े से वृद्ध भी हैं। उन्होंने अपना बिस्तर स्वयं बगल में दबा रखा है, बगल अर्थात हाथ के नीचे का भाग, और प्लेटफॉर्म पर वह आगे बढ़ रहे हैं। बिस्तर से यहाँ तात्पर्य है उनका सामान। आज जैसे यदि हमें कहीं घूमने जाना हो तो हम 2-3 ट्रॉली बैग जमा कर लेते हैं, उसमें ना केवल कपड़े तो स्लीपर्स और अपने ड्रेस के मैचिंग अन्य सामान और बहुत सारी वस्तुएं साथ में लेकर घूमते हैं, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन आज जैसे हमें ट्रेन में ओढ़ने के लिए मिल जाता है, तकिया मिल जाती है, कहीं रुकते हैं वहाँ भी ये साधन सुविधाएं मिलती है, लेकिन उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब अपना बिस्तर ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ होना आवश्यक है। तो इसीलिए लोग अपना बिस्तर साथ में बांध कर अवश्य ले जाते थे। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के पास भी उनका बिस्तर था। पास आने पर लेखक ने देखा कि ये जो वृद्ध सज्जन हैं यह दूसरा कोई नहीं, ये तो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ऐसे लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। लेखक को बहुत उत्सुकता हुई, क्योंकि देखो जिस क्षेत्र में भी हम होते हैं उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो कि बहुत प्रसिद्ध हो हमारे सामने आ जाए तो खुशी होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे आदर्श होते हैं, हम उनकी तरह सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जैसे महान लेखक रामकुमार वर्मा के सामने थे, ये तो बहुत खुश हुए, स्वयं आगे बढ़े और बात करने लगे। अरे बाबूजी, बाबूजी का संबोधन इसीलिए क्योंकि रामकुमार वर्मा तब इतने बड़े लेखक भी नहीं थे और लिखने की शुरुआत ही की थी, और अपनी उम्र से अपने पिता की उम्र के व्यक्ति होने के कारण उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी को बाबूजी ही कहा। जैसे ही कहा अरे आप, वे जोर से ठहाका लगाकर हंसे। ठहाका लगाना मतलब जोर से हंसना। उनकी उस अट्टहास मतलब जोर की हंसी, उससे सारा स्टेशन गूंजने लगा। बहुत लोगों का स्वभाव होता है, वे बात बात पर हंसते हैं और दिल खोल कर हंसते हैं। उन्हीं में से एक थे मुंशी प्रेमचंद जी। अब लेखक उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं जहाँ तुम कहो वहाँ चले जाएंगे। अब लेखक को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने कहा मेरे घर चलिए ना। तो जवाब में कहा कि चलो, और बिना किसी तकल्लुफ मतलब संकोच के वे पैदल ही लेखक के घर की तरफ चले भी गए। लेखक को आश्चर्य हुआ, इतने बड़े साहित्यकार और इतने साधे सरल सौम्य मतलब विनम्र है, इतने विनम्र कि अपनी जीवन में सुविधा के उपकरण भी उन्होंने नहीं जुटाए। उपकरण मतलब साधन, है ना। हमारे घर में यदि हम अपनी ही ज़रूरत की चीज़ों को देखें तो तुम्हें पता चलेगा कि एक व्यक्ति के पीछे इतनी सारी साधन सुविधाएं होती हैं, है ना। जीवन जीने के लिए, दिनचर्या के लिए हम अपने सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें जमा करते जाते हैं। जुटाना मतलब जमा करना। लेकिन यहाँ इतने बड़े साहित्यकार होने के बावजूद उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत सारे साधन की ज़रूरत उन्हें है। उनकी हंसी अट्टहास इतना आकाश में गूंजने वाला था, आकाश व्यापी मतलब आकाश में फैलने वाला, कि वातावरण का सारा दुख, विषाद अर्थात दुख, सारा दुख उसमें गायब सा हो गया, धुल सा गया। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक उठते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत।
सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी ज़िंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियाँ है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था, 3 रुपये घर बेच देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। आप हिंदुस्तानी एकेडमी नाम की एक संस्था है, जिनका वर्ष में एक अधिवेशन मतलब एक समारोह सम्मेलन होता है। उसी में भाग लेने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी प्रयाग आए हुए थे। अब उस अधिवेशन का समय था 11 बजे से 3 बजे तक। तो इस समय वे वहाँ पर सम्मिलित होते, लेकिन क्योंकि प्रयाग में मुंशी प्रेमचंद जी से जैसे बड़े साहित्यकार आए हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चलता वैसे वैसे राम कुमार वर्मा के घर के बाहर भीड़ लगने लगती और लोग उनसे मिलने चले आते। सुबह से लेकर प्रातःकाल अर्थात एकदम सुबह से लेकर ही उनसे मिलने वाले आने लगते। और जब मुंशी प्रेमचंद जी 11 बजे चले जाते, तब से लेकर 3 बजे तक तो नहीं, परंतु उसके बाद पुनः रात के 11 बजे तक लोगों के आने का क्रम चलता ही रहता था। अब जो मिलने आते थे उनसे भी मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही प्यार से पेश आते और बात करते। वे जब बोलने के लिए खड़े होते तो पहले एक कहा लगाते, मतलब पहले हंसते, दिल खोल कर हंसने की उनकी आदत थी, जिससे जो श्रोतागण हैं, सुनने वाले हैं, वे उन्हें सुनने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो जाते थे। फिर आगे कहते कि मैं आपसे क्या कहूँ, और क्या ये कहूँ कि आप आँखों से काम लो, कानों से नहीं। मतलब अब आँखों से देखो, मुझे केवल सुनो मत, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ वो पढ़ना, मैं जो कहता हूँ वो सुनना गलत है। मुझे देखना ही सही है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे देखिए। जैसे कोई सपाट मैदान होता है, समतल सा मैदान, वैसी ही मेरी ज़िंदगी है। उसमें जैसे हम एक जगह पर खड़े हो जाए और सामने के मैदान को देखें तो वह हमें हरा भरा और सुंदर सा नज़र आता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस मैदान में चलने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा पास जाते हैं, तो कहीं पर हमें झाड़ियाँ नज़र आती है, कहीं कांटे नज़र आते हैं, कहीं छोटे छोटे गड्ढे तो कहीं बड़े बड़े खंदक, बड़े गड्ढे नज़र आते हैं। तो लेखक का कहना है कि आप मेरे बारे में पढ़ेंगे, मुझे सुनेंगे, तो आपको मैं कभी समझ में नहीं आऊँगा। यदि आप सच में मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे देखो। जैसे सपाट मैदान है वैसी मेरी ज़िंदगी है। उसमें बीच बीच में बड़े गड्ढे हैं, छोटे गड्ढे हैं, बहुत सारे कांटे हैं, कितनी ही कांटों भरी झाड़ियाँ हैं, उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे आप चलकर मेरे पास आएंगे तो आपको मेरे बारे में पता चलेगा। फिर अपने बारे में बताते हैं कि उनके पिता ने उनका नाम रखा था धनपत राय, लेकिन धन उनके पास कभी नहीं आया। उनका धन से कभी कोई वास्ता, संबंध ही नहीं रहा। पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने एक वकील साहब के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया, जिसके लिए उन्हें 5 रुपये महीने के मिलते, मासिक मतलब महीना। अब उन 5 रुपयों में से 3 रुपये वे अपने घर भेजते और 2 रुपये अपने लिए खर्च करने को रखते। उसी समय उन्होंने उर्दू में लिखी गई 2 किताबें पढ़ी, जिसका नाम था तिलिस्मी होशरुबा और दूसरी किताब थी फिसाना आज़ाद। वो पढ़ने के बाद लेखक को ऐसा लगा कि उन्हें भी कुछ लिखना चाहिए। जैसे ही होश आया, मतलब वे थोड़े बड़े हुए, उन्होंने उर्दू में लिखने की शुरुआत कर दी और उसके बाद फिर हिंदी में लिखा।